एपिसोड 129। पार्टी में लड़ाई झगड़े के बाद अमन आयशा को बेदी मेंशन ले गया और अनिरुद्ध अभय को राठौड़ में है। बेदी मेंशन पहुंचते ही राजवीर और बाकी सब आयशा को अमन के साथ देखकर बोले, अमन तू इसे यहाँ क्यों ले आया? क्या इसकी फिर से अभय के साथ लड़ाई हो गई? मंजीत ने थोड़ा हैरानी से उससे पूछा। मतलब इसकी जब अभय के साथ लड़ाई झगड़ा होगा ये तभी यहाँ आ सकती है मम्मी। अमन ने थोड़ा रूड होकर अपनी माँ को जवाब दिया तो वो चुप हो गई। उसकी टेंशन भरी टोन को सुनकर राजवीर ने उससे कहा, क्या हुआ है बेटा, सब कुछ ठीक तो है? राजवीर की टोन भी काफ़ी चिंता भरी सुनाई दे रही थी। वो दरअसल उस अभिषेक की अभय ने जमकर धुनाई करी है आज पार्टी में, अमन ने जवाब दिया। तो वो सब उसे हैरानी से घूरने लगे। क्या? मगर क्यों? अभय ने अब गुंडागर्दी भी शुरू कर दी है क्या? मंजीत ने थोड़ा रूड होकर कहा तो अमन बोला, अरे नहीं मम्मी, अभय ने गुंडागर्दी नहीं करी है, उसने जायज़ बात पर उस अभिषेक को मारा है। मैं तो उसकी जगह होता तो अभिषेक को आज जिंदा ही नहीं छोड़ता। अमन ने अभय का पक्ष किया। लेकिन बेटा तो ऐसा क्यों बोल रहा है? अभिषेक टंडन ने क्या किया ऐसा? राजवीर ने अमन से पूछा। तो फिर अमन ने अभिषेक की घटिया इरादों के बारे में अपने घर वालों को भी बताया। पूरी बात सुनने के बाद सब बोले, उसकी इतनी हिम्मत, फिर तो अभय ने बिल्कुल ठीक किया उसके साथ। अमन की पूरी बात सुनने के बाद तो मंजीत भी अब अभय को सपोर्ट करने लगी थी और राजवीर तो पहले से ही उसे सपोर्ट कर रहा था। लेकिन बेटा तुझे आयशा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। राठौड़ फैमिली क्या सोचेगी इसके बारे में? इसे अभय की ज़रा भी चिंता नहीं है। वो लड़ा तो इसी के लिए है ना। मंजीत अमन को समझाने लगी तो वो अपनी माँ को चुपचाप सुनने लगा, क्योंकि अब उसे भी अपनी माँ की बात सही लग रही थी। चलो हमें वहाँ जाना चाहिए, राजवीर बोला और घर के बाहर चला गया। मंजीत ने भी आयशा का हाथ पकड़ा और उसे घर से बाहर ले गई उसके ससुराल ले जाने के लिए। कुछ ही देर में वो तीनों राठौड़ महल पहुँचे। केतकी अभय के हाथ पर ड्रेसिंग कर रही थी इस वक्त। आयशा को देखते ही जानकी ने उसे ताना मारा, आ गई महारानी को अपने ससुराल की याद। तभी अधिराज ने अपनी मासा को टोका, मासा फिर से शुरू हो गई, बहू को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं आप। अधिराज ने जानकी से कहा तो वो अपने बेटे की बात पर मुंह बनाने लगी। वहीं अभय ने जब देखा कि आयशा आ गई है वापस तो वो वहाँ से उठकर चला गया, मगर आयशा वो अपनी जगह पर ही खड़ी रही, वो नहीं गई अभय के पीछे पीछे। तभी उन दोनों के बीच की टेंशन देखकर अधिराज अपने मन में बोला, ज़रूर कोई सीरियस बात है। तभी आयशा अभय को रत्ती भर भी अब भाव नहीं दे रही है। अधिराज अपने मन में चिंतित होकर बोला, अब खड़ी क्या है भूत बनकर, यहाँ जाओ उसके पास, संभाल उसे। जानकी फिर से अकड़ कर आयशा को ही सुनाने लगी तो राजवीर को गुस्सा आ गया। उसे जानकी का यूँ आयशा के साथ बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने जानकी से कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया अभी तक आपका। जानकी को घूरते हुए राजवीर ने कहा तो अब सब दिल थाम कर बैठ गए ये देखने के लिए कि जानकी क्या जवाब देगी राजवीर को उसकी बात का। थारा मत बल के है, जानकी ने अक्कड़ से राजवीर से पूछा। आप लोग शुरू से ही मेरी बेटी के साथ मिसबिहेव करते आए हैं और अब वही सेम ट्रीटमेंट आपकी पोती को भी उसके ससुराल में मिलता है। फिर भी आपने बात करने की तमीज़ नहीं सीखी अभी तक। अपनी बेटी बेटी लगती है आपको और दूसरे की बेटी वो बेटी नहीं होती किसी की। जिस तरह आपकी बदतमीज़ पोती आपकी लाडली है ना, ठीक उसी तरह मेरी बेटी भी मेरी लाडली है। और इसके साथ आप ना तमीज़ से बात क्या कीजिए, बदतमीज़ी मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा आपकी। राजवीर का यूँ जानकी के साथ बात करने का तरीका आदर्श और केतकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आदर्श राजवीर पर भड़क उठा, वो अपनी माँ का पक्ष लेते हुए बोला, यहाँ अभी तुम्हारी बेटी की बात चल रही है, हमारे घर के बच्चे की नहीं। अवंतिका को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो तुम राजवीर? उसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है आज। मुद्दा तुम्हारी बेटी और हमारे बेटे का चल रहा है। और रही बात लाड प्यार की तो ये सब ना शादी से पहले ही अच्छा लगता है। आयशा कोई छोटी बच्ची नहीं है जिससे हर वक्त हम लोग लाड प्यार करेंगे। बहू है ये, बहू को बहू के दायरे में ही रहना चाहिए। आदर्श की बात सुनकर केतकी भी अब उसके साथ देते हुए बोली,
आदर्श बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजवीर। अभय को इतनी चोटें लगी हैं, मगर ये लड़की अभय को अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई अपने भाई के साथ। अरे इसका फ़र्ज़ था अभय को इस कंडीशन में केतकी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ पर आरुष आ गया। जब आप लोगों को पूरा मैटर पता ही नहीं है ठीक से, तो क्यों आप लोग भाभी को दोष दे रहे हैं? आरुष बोला आयशा का पक्ष लेते हुए, मगर केतकी ने उसे भी डांट कर चुप करवा दिया। तू चुप कर, तुझे कितनी बार समझाया गया है कि बड़े जब बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते छोटे बच्चे। मुंह बंद कर अपना और चुपचाप खड़ा रहे, या एक काम कर अपने रूम में जा। केतकी अपने बेटे को भी डांटने लगी। उसके बाद वो मंजीत की तरफ मुड़ी, और मंजीत तुम, हमारी अवंतिका को बदतमीज़ बोलने से पहले तुम लोग अपनी बेटी को देखो, जो बात बात पर घर छोड़कर चली जाती है, घर के बड़ों के साथ तमीज़ से बात नहीं करती है। फिर भी हम लोग इसे बच्चा समझकर माफ़ कर देते हैं, लेकिन ये लड़की हमारे घर की बड़ी, हमारी मासा को पलट कर जवाब देती है। तो अब तुम बताओ ज़्यादा बदतमीज़ कौन है, तुम्हारी बेटी या हमारी बेटी? अरे अगर मासा इसे दो थप्पड़ मार भी दे तब भी। केतकी की बात को बीच में ही काटते हुए दीपिका इतनी तेज़ चिल्लाई कि अब सब के सब वहाँ हॉल में मौजूद लोग सहम गए। बस बहुत हो गया, दीपिका की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। कौन क्या करता है क्या नहीं, ये मैटर यहाँ पर नहीं चल रहा है अभी। बात यहाँ पर तमीज़ से बात करने की है, तो सारा दोष आयशा के सिर पर डालकर तुम मासा की गलतियों को ढकाओ मत केतकी। ये बात तो सच ही है ना कि मासा हर चीज़ का इल्ज़ाम आयशा के सिर पर ही डाल देती है हमेशा। इसके साथ कभी भी प्यार से बात नहीं करती हैं ये। हम सब तो खुद ही फिटनेस है। तुमने जो आज आयशा के लिए कहा है ना केतकी, मैं तुमसे ये उम्मीदें बिल्कुल नहीं करती थी। दीपिका ने आज केतकी की जम कर क्लास लगा दी। आज उसने सही मायने में केतकी को दिखा दिया कि वो उसकी जेठानी है। तुम दोनों पति पत्नी ने आज बातों ही बातों में आयशा को ये जता ही दिया कि ये इस घर की कुछ नहीं लगती। इस घर में सबके सब पल में तूला पल में माशा हैं। पहले तो तुम सबके सब किसी का दिल दुखाते हो, और जब कुछ टाइम के बाद गलती का एहसास होता है ना तुम बेशर्मों को, तो बेशर्मों की तरह माफ़ी मांगने पहुंच जाते हो उस इंसान से। क्या गलती है आयशा की कि ये मासा को गलत होने पर रोकती है, और उसकी इस हरकत को तुम बदतमीज़ी कहते हो? इस चीज़ का दोष देती हो तुम इसे? मासा को गलत करने से रोकती है ये लड़की, क्योंकि पहले ही मासा गीतांजलि के साथ मिलकर बहुत ही ज़िंदगियां बर्बाद कर चुकी हैं। दीपिका की ये बातें सुनने के बाद जानकी और केतकी उसे बड़ी बड़ी आंखों से अब घूरे जा रहे थे, और अधिराज मन ही मन दीपिका पर गर्व कर रहा था। ये वही लड़की है जिस पर अभय ने हाथ उठाया था। इसने तब उसे कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ये उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है। करती नहीं है, करती है नहीं। बात बात पर ये घर क्यों छोड़कर जाती है? कभी तुम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी? नहीं, कभी नहीं करी। मैं बताती हूँ कि ये घर छोड़कर क्यों जाती है। क्योंकि इसे इस घर में वो प्यार, मान सम्मान, वो अपनापन कभी मिला ही नहीं। बेटा और बहू में अगर किसी का पक्ष चुनने की बात आ जाए तो तुम सबके सब अपने बेटे का ही पक्ष लोगे। इसीलिए मजबूरन लड़कियों को ससुराल छोड़कर जाना पड़ता है। तुम सब ने तो ये सोचा कि हम इसे टॉर्चर करेंगे और ये चुपचाप सहती रहेगी, मगर ये तुम लोगों की ना गलत फहमी थी। ये आज के ज़माने की बच्ची है। अगर तुम लोगों ने इसे एक गलत शब्द बोलोगे ना तो ये पलट कर तुम लोगों को 2 शब्द बोलेगी। चुप बैठने वालों में से नहीं है ये लड़की। दीपिका को आयशा का पक्ष लेते हुए आज मंजीत और राजवीर को भी हैरानी थी, और अधिराज को तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा हैरानी थी उसका ये रूप देखकर। आरुष कुछ कहना चाह रहा था, मगर तुमने इसे भी डांट कर चुप करवा दिया। ये फ्रीडम है इस घर के बच्चों को बोलने की। कोई बच्चा इस घर में खुलकर अपनी बात नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये अपनी बात कहने की कोशिश करेगा तो उन्हें संस्कारों का माला थमा दी जाएगी हाथ में। दीपिका की आज एक एक बात बिल्कुल सटीक थी। केतकी की तो उसने जमकर क्लास लगा दी थी आज, और कोई भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि जानकी देवी भी नहीं। आयशा और अभय के बीच में आज सुबह से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है, मगर किसी ने भी वो प्रॉब्लम जानने की कोशिश नहीं करी। बड़ी चालाकी से सारा इल्ज़ाम आयशा के सिर पर डाल दिया, और इसके माँ बाप को सुनाने लगे क्योंकि ये लड़की वाले हैं, है ना, इसीलिए इन लोगों को ये बात जता दी जाती है। दीपिका की ये बात सुनकर आदर्श को ध्यान आया कि आज सुबह से ही आयशा अभय से बात ही नहीं कर रही थी।
इस बारे में उसने अधिराज से डिस्कस भी किया था, लेकिन फिर भी वो बेवकूफ़ी कर बैठा इम्पल्स में आकर। मैं भी तो आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ, कोई तो सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। तभी आरुष बीच में बोल पड़ा। तो अधिराज ने उससे कहा, हाँ बेटा बोल, क्या कहना चाहता है तू? बड़े पापा, वो अभिषेक टंडन ने भाभी के लिए पार्टी में बहुत ही गलत बात कही, जिसके बाद भैया ने उसकी कुटाई कर दी, आरुष बोला। तभी अनिरुद्ध भी घर के अंदर दाखिल हुआ और बोला, अभिषेक ने भाई के सामने वाइफ एक्सचेंज का ऑफ़र रखा। वो खुशी खुशी तान्या टंडन को भाई के पास भेजना चाह रहा था और बदले में भाभी को मांग रहा था एक रात के लिए। इसी बात पर भाई ने उसकी जमकर कुटाई कर दी। इस बात पर आप लोग भाभी को क्यों दोष दे रहे हैं? अनिरुद्ध की बात सुनने के बाद आदर्श और अधिराज दोनों का ही खून खौल उठा। जानकी और कितकी की नज़रें अब नीचे झुक गईं, क्योंकि वाकई में उन दोनों को मुद्दा जानने के बाद आयशा उसके माँ बाप को खोटी सुना दी और एक बार भी उनकी बात जानने की कोशिश नहीं करी। वहीं आयशा अपने पापा के पीछे छुप गई और साइलेंटली रोने लगी। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अधिराज गुस्से से स्टडी रूम की तरफ बढ़ा तलवार लेने के लिए, मगर तभी अनिरुद्ध उसे रोकते हुए बोला, उसका इलाज मैं कर चुका हूँ, आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हो गया सबको सब कुछ क्लियर, अब हम चलते हैं यहाँ से, चल बेटा। राजवीर ने आयशा का हाथ पकड़ा और उसको वहाँ से ले जाने लगा। केतकी आयशा को रोकने जा ही रही थी कि तभी दीपशिखा बोली, अब तुम्हें उसे रोकने का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है केतकी। पहले उसे तुमने इतना दुखाया और अब नाटक करने जा रही हो। चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ी रहो तुम। आज दीपशिखा का ये रूप किसी को भी हजम नहीं हो पा रहा था। बेदी परिवार के वहाँ से जानते ही अधिराज बोला अपनी मासा से, मुबारक हो मासा, आज एक बार फिर से आप कामयाब हो गई अपने मकसद में। पहले आपने मुझे बर्बाद किया और अब आपने अपने पोते को भी बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया आज आपने उसका घर भी। इतना सब कुछ होने के बाद राजवीर आयशा को इस घर में नहीं रहने देगा और इन दोनों का तलाक करवा कर ही दम लेगा। अब वो लोग आयशा पर दबाव बनाएंगे तो वो तलाक के कागज़ों पर साइन कर ही देगी। कर दिया आपने आज अपने बेटे को भी बर्बाद। अधिराज की इतनी कड़ी बातें सुनकर जानकी के तो आंसू ही निकल आए। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर भी अधिराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ से चला गया और दीपिका भी उसके पीछे पीछे चली गई। उनके जाने के बाद वहाँ से जानकी खुद से बड़बड़ाई, क्या मैंने सच में मेरे पोते का घर तोड़ दिया? अपने पर क्या बीतेगी अगर वो लड़की इससे अलग हो गई तो? हमारा पोता हमारे से नफरत करेगा। जानकी की बार बार एक ही बात बड़वाने लगी। कांपने लगी वो। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर आदर्श और केतकी उसे उसके कमरे में ले गए संभाल कर। मासा, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब है आयशा को खुद से दूर कहीं नहीं जाने देगा। वो मना लेगा उसे, आप देख लेना। आदर्श अपनी मासा को समझाने लगा, मगर जानकी मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बोली, मैं बात करूँगी हमारे अभय से। अगर दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है तो मैं सुलझाने की कोशिश करूँगी। जो गलती मैंने अधिराज के समय कर दी, वो गलती मैं मेरे पोते के साथ नहीं करूँगी। ऐसे बोलते हुए जानकी कमरे से बाहर चली गई अभय के कमरे में जाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।